आपने बयान देखे हैं, मोहन भागवत का बयान आया था, दत्तात्रेय होसबोले का बयान आया था। ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार को किनारे रखकर या फिर सरकार के इशारे पर आरएसएस के लोग खुद बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? आखिर पाकिस्तान के साथ बातचीत हो क्या रही है? ये सारे सवाल तब चर्चा में आए जब अंग्रेजी की एक न्यूज वेबसाइट ने 25 जून को और 27 जून को हिंदुस्तान टाइम्स ने अलग अलग रिपोर्ट्स में यह बताया कि ब्रिटेन का जो थिंक टैंक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS, उसका एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान दोनों से लोग पहुंचे हुए थे। और कार्यक्रम के अलावा, कार्यक्रम के बाहर, कार्यक्रम में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वो एक अलग मामला है। उससे बाहर ट्रैक 2 बातचीत हुई है 1.5 दिन तक। अब ये देखिए कि ट्रैक 2 बातचीत कहते किसको है। ट्रैक 1 बातचीत का मतलब यह होता है जब ऑफिशियली इंडिया और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करते हैं, यानी मान लीजिए कि भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बातचीत हो। मान लीजिए कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके बीच बातचीत हो, तो ये तो ऑफिशियल बातचीत होती है जिसको ट्रैक 1 बातचीत कहते हैं। लेकिन जब संबंध खराब होते हैं तो ये सीधी बातचीत नहीं हो पाती है। तो इस सीधी बातचीत का माहौल बनाने के लिए जो अनऑफिशियल लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं, जिसको ट्रैक 2 बातचीत कहा जाता है। पाकिस्तान के साथ बहुत बार ट्रैक 1, ट्रैक 2 की बातचीत हुई। अब कहा यह जा रहा है कि भारत का जो प्रतिनिधिमंडल था, भारत की तरफ से जो लोग थे उसमें राम माधव थे। देखिए, राम माधव बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है और राम माधव आरएसएस के बेहद करीब हैं। आपको याद होगा, राम माधव अमेरिका गए थे आरएसएस को लेकर। वहां पर जो बहस चल रही है उसमें आरएसएस को पाक साफ बताने के लिए अमेरिका गए थे। वहां बातचीत में उन्होंने कह दिया था कि अमेरिका को खुश करने के लिए हमने सब किया। अमेरिका ने हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा दिया, फिर भी हम खामोश रहे। रशिया से तेल खरीदने पर रोक लगा दिया, तब भी हम चुप रहे। ईरान से तेल खरीदने पर रोक लगा दिया, तब भी हम चुप रहे। बताइए अब हम और क्या करें? बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने जो कहा वो सही नहीं था, वगैरह वगैरह। तो राम माधव आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं आपको यह बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कश्मीर के अंदर पीडीपी के साथ, तब भी राम माधव इंचार्ज रहे हैं वहां के जम्मू और कश्मीर के, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। जिस समय वहां से 370 हटा है और सारा कुछ हुआ है, राम माधव बेहद इंपॉर्टेंट रोल में रहे हैं। तो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर हैं और बीजेपी में वो महासचिव रह चुके हैं। तो राम माधव का नाम आते ही आरएसएस का नाम आना तय है। उनके साथ जो दूसरा नाम बताया जा रहा है वो है पूर्व थल सेना अध्यक्ष, हमारे पूर्व जनरल जो थे MM नरवणे साहब। नरवणे साहब का नाम आया था। उन्होंने रिटायर होने के बाद किताब लिखी थी, किताब रिलीज नहीं हो पा रही थी। राहुल गांधी ने उस किताब की एक कॉपी लेकर सवाल उठाया था और बहुत कुछ था उनके किताब में। चाइना पर अटैक को लेकर, चाइना वाली जो गलवान वाला मामला हुआ था उसको लेकर बहुत सारी चीजें थी जो सरकार नहीं चाहती थी बाहर जाए, तो उनकी किताब कभी छप के बाहर नहीं आई। राहुल गांधी और बाकी लोगों ने तो उनके लिए आवाज उठाई, लेकिन वो खुद खामोश हो गए। वो यहां पर थे और एक पूर्व राजनयिक थे रुचि घनश्याम। ये 3 लोग वहां पर शामिल थे भारत की तरफ से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहा है वायान 25 जून को और हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है 27 जून को। पाकिस्तान की तरफ से वहां के विदेश मंत्रालय के डीजी जो हैं, डीजी साउथ एशिया सज्जाद हैदर खान, और पीपीपी के नेता, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान वहां पर थी। तो शेरी रहमान साहिबा थी और सज्जाद हैदर साहब थे। और कहा जा रहा है कि ये जो गुप्त बातचीत हुई है इसमें आतंकवाद पे बात हुआ है, जल विवाद पे बात हुई है और दोनों देशों के बीच तनाव कम हो इस पर बातचीत हुई है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने ही थे, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका के प्रेशर में ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, ऐसा पाकिस्तान का कहना है और ट्रंप का दावा करना है। और उसके बाद पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हुए। ईरान वाला जो समझौता है उसमें कतर के साथ मीडिएट कर रहा है पाकिस्तान। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उसको कहा जा रहा है इस्लामाबाद डिक्लेरेशन। और यही वजह है कि अफगानिस्तान पर वो लगातार अटैक कर रहा है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है, हम उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वहां लगातार लोगों का दमन चल रहा है, 13-14 लोगों को मारे जाने की बात है और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन कोई इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर नहीं है। ना अमेरिका कुछ कह रहा है, ना मानवाधिकार संस्थाएं कुछ कह रही हैं जो ह्यूमन राइट्स की होती हैं, ना
ना ही यूरोप कुछ कह रहा है, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान भी खामोश बैठा है। आप देख रहे हैं कि चाइना के बाद अब पाकिस्तान का नाम भी भारत सरकार की तरफ से, खास तौर पे मोदी जी के मुंह से, आपको बहुत कम सुनाई देता है। बीच बीच में चुनाव के टाइम में आता है पीओके कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो एक सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये बातचीत कथित तौर पर हुई है, ये अमेरिका के प्रेशर में हुई है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि राम माधव कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, ये ट्रैक 2 डायलॉग नहीं था, IISS का हर साल का साउथ एशिया डायलॉग था। इसमें भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से विद्वान आए थे। मुझे सिर्फ एक सेशन में बोलने के लिए बुलाया गया था, मैंने बोल दिया और फिर मैं वहां से चला आया, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो होगी। अगर 2 इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्सेज ने यह कवर किया है तो कहीं ना कहीं से उनके पास खबर तो आई होगी। पाकिस्तान ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, पाकिस्तान का कोई बयान नहीं आया है। और भारत सरकार की तरफ से जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे हैं विक्रम मिस्री साहब, उनका कहना है कि कोई ट्रैक 2 डायलॉग नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सी घटनाएं दुनिया भर में होती हैं, लेकिन जो लोग जाते हैं वो निजी हैसियत से जाते हैं, और इस तरह की बातें की गई। अब राम माधव क्या निजी हैसियत से गए थे? राम माधव अगर कहीं जाएंगे तो क्या उनको आरएसएस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझा जाएगा? और पाकिस्तान की तरफ से जिनको कहा जा रहा है वो तो डीजी साउथ एशिया है, यानी एक पद पर बैठे हुए हैं, एक सरकारी पद पर बैठे हुए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट पद पर बैठे हुए हैं। और दूसरी जो शेरी रहमान है वो पीपीपी की नेता है। पीपीपी जो इस समय सत्ता की भागीदार है, नवाज शरीफ और पीपीपी मिलकर सत्ता पाकिस्तान में चला रहे हैं। तो उधर से भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, यहां से भी इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो अगर बातचीत हुई है तो इसको सिर्फ निजी कह देना अलग बात है। भारत सरकार इसको मान्यता नहीं देना चाहती है तो समझ में आता है, क्योंकि भारत सरकार ये नहीं चाहती है कि लोग ये कहें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो रही है। यहां पर एक सवाल और है। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि वो चीन के राजदूत से मिले थे, जबकि रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना था कि चीनी राजदूत के साथ राहुल गांधी की कोई मुलाकात नहीं हुई है और ये एक झूठी कहानी। चलिए मान लिया कि आरोप सही है और राहुल गांधी मान लीजिए चीनी राजदूत से मिले ही थे, तो राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिल ले तो ये देशद्रोह हो जाता है। और राम माधव साहब कोलंबो जाकर मुलाकात अगर करते हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से, तब कोई बात नहीं होती है। अगर दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत पाकिस्तान से रिश्ता सुधारने की बात करें तो यह देशभक्ति है, लेकिन यही बात अगर कश्मीरी नेता कह दें कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए तो यह देशद्रोह हो जाता है। वही बात आरएसएस करे तो वो देशभक्ति है, वही बात दूसरे करें तो यह देशद्रोह हो जाता है। यह कौन सा खेल है, यह कौन सी राजनीति है? अगर चीनी राजदूत से मिल भर लेने से राहुल गांधी देशद्रोही हो गए हैं तो सवाल यह भी उठता है कि उसी डोकलाम की हकीकत जिस किताब में थी उस किताब को बाहर नहीं लाने वाली सरकार कैसे देशभक्त हो गई? सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान के डीजी साउथ एशिया से मुलाकात करने के बाद ये लोग जो गए थे ये कहां से देशभक्त हो गए? सवाल यह भी उठता है कि दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या है? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क हैं, ये एक हकीकत है, और 2 पड़ोसी मुल्क हैं, ये भी एक हकीकत है। और जब कोई पड़ोस में रहता है तो उसके साथ रिश्ते बेहतर रहें तो वो सबके लिए होता है। तो मैं तो बहुत साफ कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भारत से नफरत फैलाकर और भारत के अंदर पाकिस्तान से नफरत फैलाकर जो राजनीति की जाती है उसका पॉलिटिकल फायदा भले मिल जाए, लेकिन दोनों मुल्कों को इसका जबरदस्त नुकसान होता है। इसलिए बेहतर तो यही होता कि बातचीत की जाती, रिश्ते सुधार लिए जाते और दोनों मुल्क कायदे से रहते। लेकिन जब आप पूरी राजनीति पाकिस्तान और मुसलमान के नफरत पर बनाएंगे, जब हर इलेक्शन में पीओके कब्जा कर लेंगे का दावा करेंगे, तो फिर आप चाह के भी पाकिस्तान से रिश्ता सुधार नहीं पाएंगे। आप देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, नवाज शरीफ के बर्थडे में जाते हैं बिना बुलाए, उनकी मां के लिए शाल लेके जाते हैं और यही कहा जाता है कि रिश्ता सुधारा जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है? फिर रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि बातचीत तक बंद हो जाती है। फिर रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि 2-2, 3-3 बार अटैक, काउंटर अटैक का मामला हो गया। पुलवामा के बाद अटैक, काउंटर अटैक हुआ, पहलगाम के बाद अटैक, काउंटर अटैक हुआ। तो मुझे लगता है कि यह मुमकिन है